नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अर्जुन ने भेजी है, जो कि पेशे से एक स्टूडेंट है। तो चलिए अब ये कहानी अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं मध्य प्रदेश के देवगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। दोस्तों, वर्तमान में मैं एमबीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये बात उन दिनों की है जब मैं गांव की एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। मैंने सरकारी स्कूल में दाखिला 6वीं क्लास से लिया था, क्योंकि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। फिर किसी ने घर वालों से कहा कि आजकल प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो रही है। तो इसी वजह से मेरे घर वालों ने भी मुझे वही सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और मैं भी खुशी खुशी सरकारी स्कूल में जाने को तैयार हो गया। और होता भी क्यों ना, क्योंकि मैंने मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दोस्तों से सुना था कि सरकारी स्कूल में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। एक टाइम का खाना मिलता है, इसके साथ ही हफ्ते में एक बार फल फ्रूट मिलते हैं और कभी कभार जो आंगनबाड़ी वाली दीदी होती है वो खाने के लिए चरपरी पंजीरी भी दे देती है। ये सब सुनकर तो मैंने सरकारी स्कूल में जाने का पक्का मन बना लिया था और इसके बाद मैं सरकारी स्कूल में जाने भी लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी सरकारी स्कूल में मेरे साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा। मेरे साथ ही नहीं, बल्कि यूं कहूं तो ठीक रहेगा कि सभी के साथ, क्योंकि उस वक्त हमारे स्कूल में जो घटना हुई थी उस घटना ने स्कूल के सभी बच्चों और टीचर्स के साथ साथ गांव वालों के भी होश उड़ा दिए थे। सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि क्या कभी असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। और इसी चीज़ की छानबीन करने के लिए और मुझे उस संकट से बचाने के लिए मेरे घर वालों ने न जाने क्या क्या उपाय उस टाइम किए थे। तब जाकर कहीं मेरी जान बची थी, क्योंकि मैंने मेरे पूरे जीवन में इतनी भयानक और डरावनी घटना नहीं देखी थी। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मैं गांव के उस सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ा करता था। और अगर आप में से कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है तो वो ये बात अच्छी तरीके से जानता होगा कि स्कूल में लंच के टाइम पर स्कूल के बच्चों को एक टाइम का खाना खिलाया जाता है और उस खाने को बनाने के लिए आसपास के गांव से ही कोई 2 महिलाएं आती हैं। इस मामले में जहां तक मेरी जानकारी है तो जो खाना बनाने के लिए महिलाएं आती थी वो विधवा कोटे से होती थी, यानी कि जिनके घरवाले की मृत्यु हो चुकी हो तो सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए स्कूल में खाना बनाने का काम दिया जाता था और शायद आज भी यही प्रावधान है। अब ये बात गर्मियों के टाइम की है। रोजाना स्कूल में लंच होते ही बच्चों को खाना खिलाया जाता था। खैर, वैसे सरकार की तरफ से सिर्फ 8वीं क्लास तक के ही बच्चों को खाना खिलाने की इजाज़त थी, लेकिन क्योंकि हम स्कूल के सबसे बदमाश और होनहार बच्चों में से एक थे तो बाकी के कामों की तरह हम इस काम में भी आगे ही रहते थे। हमारे जैसे स्टूडेंट्स की समय समय पर ज़रूरत पड़ती रहती थी तो वो भी हमें खाना खाने के लिए कभी मना नहीं करते थे। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले हमारा एक काम था कि स्कूल के जितने भी बच्चे खाना खाने के लिए बैठते थे उनको खाना खिलाने का काम हम ही किया करते थे। स्कूल में जो खाना बनाने वाली महिलाएं होती थीं उनसे खाना लेकर बच्चों को खाना परोसने का काम करने के बाद हम लोग खाना खाया करते थे और हमारे साथ साथ कुछ एका टीचर्स भी अपने पेट की भूख को शांत कर लिया करते थे और लगभग रोज़ का यही सिस्टम था। लेकिन अब धीरे धीरे स्कूल में चीज़ें कुछ खराब होने लगी थीं। स्कूल में बने हुए खाने को खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी। शुरू में तो कुछ एक आध बच्चों के साथ ही ये सब हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। सभी को लगा कि शायद खाने में कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद खाना बनाने वाले बर्तनों से लेकर सूखे गेहूं, चावल और सभी चीज़ों की अच्छी तरीके से सफाई करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। लगातार धीरे धीरे बच्चे बीमार होते जा रहे थे और कुछ ही दिनों बाद कुछ बच्चों की तबीयत तो इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर एक दिन स्कूल में एक खबर सनसनी की तरह फैलती है कि स्कूल का खाना खाने के बाद जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई थी और जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, आज उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। और ये सुनकर सभी लोगों के दिल में एक डर बैठ गया था और उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्कूल का खाना नहीं खाता था। लेकिन हमें पता चला कि जो 2 महिलाएं खाना बनाने के लिए आती थीं उनमें से एक महिला पिछले कुछ दिनों से खाना बनाने के लिए स्कूल में नहीं आ रही है। इस पर हमने पता किया तो हमें पता चला कि जिस बच्चे की मौत हुई थी वे उस खाना बनाने वाली महिला का ही बच्चा था, जो अपनी माँ के साथ इसी स्कूल में पढ़ने आता था। फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए खाना बनाना बंद हो गया और उसके बाद हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। लेकिन जो असली डरावना वाकया होने वाला था वो स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद होने वाला था। जैसे ही स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई, धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल आने लगे
और अब शायद वह माहौल भी थोड़ा शांत हो गया था, इसलिए सभी टीचर्स ने स्कूल में फिर से खाना बनवाने का फैसला किया और फिर से उन दोनों महिलाओं को खाना बनाने के लिए बुलाया गया और वह दोनों खाना बनाने के लिए आई भी। स्कूल दोबारा शुरू होने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब स्कूल में कुछ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थीं। स्कूल की जो पानी की टंकी थी, उसका नल अपने आप ही चालू हो जाता था। जब कोई उसे बंद करके जाता और बंद करके जाने के कुछ ही देर बाद वापस आकर देखता तो वह नल चालू मिलता। इसके साथ ही स्कूल में जो भी टीचर्स अपनी गाड़ियां लेकर आते थे, उनकी गाड़ियों के ऊपर एक अजीब तरह के स्क्रैच होने लगे थे और सभी के डर की सीमा तो तब पार हुई जब एक दिन स्कूल खुलते ही सबको एक अजीब चीज नजर आई। टीचर्स और बच्चों ने देखा कि स्कूल के जो कमरे थे, उन सभी कमरों के जो गेट थे, उन गेट के दोनों साइड में लाल रंग में रंगे हुए हाथों के छापे लगे हुए थे। उस रंग को और उन छापों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई खून हो और खून में सने हुए हाथों से किसी ने यहाँ हाथों के छापे लगाए हों। ये देखकर तो बच्चों के साथ साथ टीचर्स की भी हालत पतली हो गई थी। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी स्कूल के क्लासरूम के जो बोर्ड होते थे, उन बोर्ड पर हमेशा एक बच्चे का चित्र अपने आप ही बना हुआ मिलता था। जब भी बच्चे स्कूल में सुबह आते थे तो उस बोर्ड पर एक बच्चे का चित्र बना हुआ रहता था और साथ में उसकी माँ का भी। पहले दिन जब स्कूल बंद करते थे तो सभी टीचर्स जो क्लासरूम के बोर्ड होते थे उनको ध्यान से चेक करके साफ करके जाते थे और जैसे ही दूसरे दिन सुबह आते थे तो उन पर एक माँ और बच्चे का चित्र बना हुआ रहता था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एक सरकारी स्कूल था, तो उसमें सीसीटीवी की सुविधा तो थी नहीं जिससे कि ये चेक कर लिया जाए कि क्या पता छुट्टी होने और स्कूल बंद होने के बाद कोई ऐसी हरकत कर रहा हो। लेकिन इसके अलावा जो बात सभी को हैरानी में डाल रही थी वो बात ये थी कि स्कूल के सभी क्लासरूम के जो कमरे थे उनमें हर एक कमरे के ऊपर अलग अलग ताला लगा हुआ रहता था। तो ताला लगने के बाद कोई कैसे क्लासरूम के अंदर जाकर बोर्ड पर चित्र बना सकता है। अब डर के मारे कुछ बच्चों ने तो स्कूल में आना भी बंद कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो सबसे भयानक घटना स्कूल में हुई वो ये थी कि स्कूल टाइम में ही खाना बनाते वक्त जो खाना बनाने वाली दो महिलाएं थी, उनमें से एक महिला की वहीं पर मौत हो जाती है और ये बात सभी को बहुत ज्यादा अचंभित और डरा देती है। जैसे ही ये बात सभी बच्चों को पता चली तो सभी बच्चे स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा हो गए और उस वक्त फिर स्कूल में पुलिस को भी बुलाया गया और एम्बुलेंस भी आई। और जिस वक्त एम्बुलेंस में उस महिला की डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त जो दूसरी खाना बनाने वाली महिला थी, मेरा ध्यान उस महिला की तरफ गया। तो वो महिला एक अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी चीज की प्राप्ति हो गई हो और उसे उस चीज से खुशी मिली हो। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि सभी की तो डर के मारे हवाइयां उड़ी हुई हैं और ये महिला है कि अभी भी मुस्कुरा रही है। खैर, मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने ये बात अपने सबसे क्लोज टीचर्स थे उनको बताई। इसके बाद टीचर्स ने मुझे उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा। अब उस एक महिला की मौत होने के बाद सिर्फ वही अकेली खाना बनाने के लिए स्कूल में आती थी। लेकिन हमें जो सबसे अजीब बात लग रही थी वह ये थी कि जितने टाइम में वह दोनों महिलाएं मिलकर खाना बनाती थी, ये अकेली महिला उतने ही टाइम में वह पूरा खाना बना देती थी, बल्कि समय से पहले ही बना देती थी। तो ये बात हमें थोड़ा अजीब लग रही थी। इसके बाद भी बच्चों के बीमार होने का सिलसिला लगातार चल रहा था। महीने में एक आध बच्चा बीमार हो ही रहा था और अब ऐसे करते करते 2-3 बच्चों की मौत और हो चुकी। लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद घर पर कुछ खाने की वजह से उन बच्चों को फूड पॉइजन हो गया है, क्योंकि अगर स्कूल के खाने में दिक्कत होती तो फिर वो सभी बच्चों को होती, कुछ बच्चों को ही नहीं होती। यही सोचकर स्कूल में खाना बनाने का काम चल रहा था। लेकिन इसके बाद एक दिन जो मेरे साथ घटना हुई उसे याद करके आज भी मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्कूल में बच्चों को खाना परोसने का काम हम लोग ही किया करते थे और जो स्कूल में खाना बनाने वाली रसोई थी वो थोड़ा स्कूल के साइड में एक कोने में थी और जो बच्चे स्कूल में खाना खाने के लिए दोपहर में बैठते थे वो स्कूल के आगे बरामदे में बैठते थे। तो स्कूल के कोने में बनी हुई रसोई से खाना लेकर बरामदे तक आने में लगभग 1 आध मिनट का टाइम लगता ही था, क्योंकि स्कूल का ग्राउंड काफी बड़ा था। अब उस दिन जब मैं खाना लेने रसोई की तरफ जाने लगा तो मुझे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली है। जैसे ही मैं रसोई के थोड़ा करीब पहुंचा तो मुझे मेरे कानों में एक अजीब तरह की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गुस्से में कुछ बोल रहा हो। जब मैंने मेरे कानों को साफ करके उस आवाज को सुनने की कोशिश की तो मुझे एक अजीब सी भारी आवाज में सिर्फ एक ही लाइन सुन रही थी, बदला, बदला बेटे, मैं तेरी मौत का बदला लेकर रहूंगी, तेरे एक के बदले यहां कई लाशें बिछा दूंगी। और यह सब सुनने के बाद
मुझे मेरे मन में ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर रसोई के अंदर हो क्या रहा है, और उसे देखने की इच्छा से मैं रसोई की तरफ थोड़ा डरते डरते आगे बढ़ा। और जैसे ही मैंने रसोई के अंदर जाकर देखा तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था उसे देखकर मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मेरे हाथ पैर बहुत तेज कांपने लगे थे। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन चाहते हुए भी मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया हो। और इतनी छोटी उम्र में ऐसा नजारा देखकर हर किसी की हालत खराब ही हो जाएगी। दरअसल मैंने वहां पर देखा कि वो खाना बनाने वाली जो औरत थी वो किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसके हाथों की उंगलियां पूरी तरीके से गली हुई थी और उसका चेहरा आधे से ज्यादा जला हुआ था, और उसके बाल काले की जगह सफेद थे, और उसने एक अजीब तरीके का भेक कर रखा था। लेकिन इसके साथ ही मैंने वहां पर जो देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि वो औरत खाने में अपने मुंह की लार मिला रही है। वो खाने में बार बार थूक रही थी और उसे मिला रही थी। अभी वो ये सब कर ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर मेरी तरफ पड़ गई, और मेरी तरफ देखने के बाद वो हैरान होने के बजाय एक अजीब तरीके से हंसने लगी, और उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी जिसे याद करके आज भी मुझे कई बार रात में नींद नहीं आती। अब उस औरत ने मुझे जान से मारने की चेष्टा से मेरी तरफ कदम बढ़ाए। उसे मेरी तरफ आता हुआ देखकर मुझे यह समझ आ चुका था कि ये औरत आज मुझे नहीं छोड़ेगी। और तब तक मेरे दिमाग में यह भी आ चुका था कि स्कूल में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो इसी की करी धरी है, और शायद उस दूसरी खाना बनाने वाली महिला को भी इसी ने मारा होगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने मेरा एक पैर पकड़कर मुझे जोर से खींचा, जिसकी वजह से मैं वहीं रसोई के आंगन में गिर पड़ा। और अब वो उछलकर मेरे ऊपर बैठ गई और मुझे जोर जोर से कहने लगी, तुम ही लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, और अब मैं सबको मार दूंगी। इस स्कूल में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे के ऊपर तुम लोगों ने बिल्कुल भी दया नहीं की। उस छोटे से मासूम बच्चे को मार डाला। और इसके बाद उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा, उस दिन तो मेरी जान निकल ही जाती। लेकिन तभी मैंने मेरी नजरें घुमाई और मुझे वहां पर चूल्हे में जलती हुई लकड़ियां दिखाई दी। मैंने किसी तरह उसकी नजरों से चुराते हुए अपने हाथ को उन चूल्हे की लकड़ियों की तरफ बढ़ाया और उनमें से एक लकड़ी उठाकर उसके मुंह पर दे मारी, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए साइड में जाकर गिर पड़ी। और फिर मैंने वहां पर गरम गरम सब्जी की रखी हुई बाल्टी उठाकर उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन वो वहां से अचानक पता नहीं कहां गायब हो गई और पूरी रसोई में एक अजीब तरह का धुआं सा हो गया। तभी मैंने वहां से स्कूल के ऑफिस की तरफ दौड़ लगा दी और वहां जाकर मैंने टीचर्स को सारी बात बताई। इसके बाद टीचर्स की भी हिम्मत उस रसोई की तरफ जाने की नहीं हुई, और उसके बाद कुछ गांव वालों को स्कूल के अंदर बुलाया गया और उन गांव वालों की मदद से उनके साथ उस रसोई की तरफ सभी लोग गए। तभी वहां पर सभी ने देखा कि वहां मेरे द्वारा फेंकी हुई सब्जी की बाल्टी पड़ी हुई है और सब्जी पूरे आंगन में बिखरी हुई पड़ी है, और वो लकड़ी भी एक साइड में पड़ी हुई है, और वो औरत वहां से गायब है। तभी गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने बताया कि उस महिला की मौत तो उसकी बच्चे की मौत होने के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी। अपने बच्चे के गम में उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तभी गांव वालों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि वो औरत यहाँ खाना बनाने के लिए आ रही है। ये वो औरत नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ स्कूल में रोजाना आती थी, और शायद स्कूल में बाकी जो घटनाएं हो रही हैं वो भी उसी ने की होगी। उसके बाद टीचर्स ने उसके घर पर पता किया तो सच में उस महिला की मौत तो 2 महीने पहले ही हो चुकी थी। और ये सुनने के बाद बच्चों के साथ साथ टीचर्स के हाथ पैर भी कांपने लगे थे, और उसके कुछ दिन बाद तक वो स्कूल बंद ही रहा। लेकिन इस घटना के बाद उस रसोई को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसके ऊपर ताला लगा दिया गया। आज भी जब मैं गांव जाता हूं तो गांव के दोस्त बताते हैं कि रात के समय कोई भी जब स्कूल के बगल से गुजरता है तो उन्हें उस रसोई वाले कमरे से कुछ बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।